ट्वेल्थ हम लोगों का जो लेसन चल रहा है अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, उसी के रेफरेंस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लेके चल रहे हैं चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल, यानी एटॉमिक मॉडल ऑफ मैग्नेटिज्म। ये क्या कहता है? इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ हमारा किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है, जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब परमाणु में चक्कर लगाते हैं तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, इसका मतलब ये हुआ कि आवेश हमारा क्या कर रहा है? घूम रहा है। और जब आवेश हमारा मूव करता है इसका मतलब एक हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये हमारा क्या होगा? एक धारा लूप की तरह या चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। ठीक, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जो परिक्रमा कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक छोटे छोटे से चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। तो इस कारण से क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कक्षा में घूमने के साथ साथ अपनी जगह पर रहकर भी क्या करता है? इस तरीके से मोशन करता है। जैसे कि अर्थ घूमती है ऐसे ही ये आगे भी बढ़ता है और अपनी जगह पर रहकर इस तरीके से मोशन भी करता है ना। तो अपनी जगह पर रहकर मोशन करना क्या कहलाता है? स्पिनिंग या चक्रण कहलाता है। तो जब ये अपनी जगह पर रहकर मोशन करता है तो इसके कारण भी क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो जो परमाणु में जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो दो रीज़न से उत्पन्न होता है। कैसे? एक तो इलेक्ट्रॉन के कक्षा में घूमने के कारण, कक्षीय परिक्रमण के कारण, दूसरा चक्रण के कारण, अपनी जगह पर रहकर अपनी दूरी पर घूमने के कारण। यही मैंने लिखा है कि किसी परमाणु में जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण से और चक्रण से उत्पन्न होता है। लेकिन जो अधिकांश भाग होता है वो किसका होता है? अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न होता है। किसी भी परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का जो अधिकांश भाग होता है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न होता है, यानी कि उसकी अपनी अक्ष पर घूमने के कारण उत्पन्न होता है, ना कि कक्षीय परिक्रमण से, ना कि इस नाभिक के चारों ओर घूमने से। इलेक्ट्रॉन जो अपनी एक्सिस पे जब चारों इस तरीके से घूमता है तो इसके कारण जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो चुंबकीय आघूर्ण है किसी भी परमाणु का वो इसके कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रत्येक परमाणु होता है वो हमारा प्रत्येक परमाणु क्या है? एक छोटे से मैग्नेट की तरह काम करते हैं। ठीक, अब जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, कोई पदार्थ क्यों प्रतिचुंबकीय होता है, क्यों लौहचुंबकीय, क्यों अनुचुंबकीय होता है, इसका एक रीज़न, क्या रीज़न है बच्चों? देखो बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सम होती है, ऐसे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा SPDF उपकोष होते हैं, तो प्रत्येक उपकोष के उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इसमें भी यही चीज़ है कि जो हर पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो सम हमने ली, तो हर पेयर के अंदर क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो रोटेशन होता है, जो स्पिनिंग होती है, वो विपरीत दिशा में होती है। मैंने यहाँ शो भी किया है। ये तुम्हारा एक पेयर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो एक हमारा इस डायरेक्शन में घूमेगा। ये तुम लोग इस तरीके से दिखाते हो ना केमिस्ट्री में, हम उनका रोटेशन स्पिनिंग के दिखाते हैं मोशन, तो एक की डायरेक्शन ऊपर है, एक की डायरेक्शन नीचे है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण विपरीत दिशा में होने के कारण चुंबकीय आघूर्ण की दिशा भी क्या हो जाएगी? एक की एक दिशा में, एक की उसके अपोजिट दिशा में। तो नेट जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, स्पिनिंग कर रहे हैं। ठीक, लेकिन जब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है? जब आप इस प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो एक इलेक्ट्रॉन, पेयर का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो धीमा हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? उसकी गति तेज हो जाती है, वो त्वरित हो जाता है। तो अब इनके चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। अब हमें क्या मिलेगा? एक चुंबकीय आघूर्ण। तो इस तरीके से क्या होगा? एक चुंबकीय आघूर्ण इंड्यूस्ड होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। मतलब ये जो पदार्थ है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में कैसा हो जाएगा? चुंबकित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक का चुंबकीय आघूर्ण कम हो गया और एक का चुंबकीय आघूर्ण बढ़ गया। कब? जब हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा। ठीक है, और जब हम पदार्थ का ताप बदलते हैं तो प्रतिचुंबकित्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक,
अब इसके बाद आता है अनुचुंबकीय पदार्थ। इनमें क्यों होता है? देखो बच्चों, क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनके परमाणुओं में एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तो सम इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वो सम होनी चाहिए जिससे कि पेयर बन जाए, है ना। इसमें क्या हो, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं। और उनका चक्रण क्या होना चाहिए, एक ही दिशा में, जैसे कि ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, ये इस दिशा में। लेकिन जब इसका चक्रण, जब इस एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन का चक्रण जब एक दिशा में हो रहा है, इसका इस दिशा में हो रहा है, इसका इस दिशा में हो रहा है, तो जो प्रत्येक परमाणु होगा वो क्या होगा, प्रत्येक परमाणु में एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा और प्रत्येक परमाणु एक छोटे से मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मैग्नेट। लेकिन चूंकि हर परमाणु का मोशन क्या है, अलग अलग है, ये रैंडमली मोशन करते हैं, ये इस दिशा में मोशन कर रहा है, ये हमारा परमाणु इस दिशा में कर रहा है, ये इस दिशा में कर रहा है। तो जब हम इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो वो हमको क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। ठीक, समझ में आया। लेकिन जब हम इस अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण सारे एटॉमिक मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अलाइन हो जाते हैं और इस प्रकार से हमको जो चुंबकीय पदार्थ है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। लेकिन जो चुंबकन का मान होता है इनके लिए कम होता है। मैंने बताया था ना, अनुचुंबकीय पदार्थ बहुत मामूली से चुंबकित होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो परमाणु हैं, ठोस के जो परमाणु होते हैं या गैस के परमाणु होते हैं, वो गैस के परमाणु तो अनियमित गति करते हैं और जो ठोस के परमाणु होते हैं वो अपनी जगह पर रहकर ही कंपन करते हैं, उनमें थर्मल एजिएशन होता है। तो इस कंपन के कारण क्या होता है, ये जो अलाइनमेंट है ये थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाता है। इसीलिए अनुचुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकन होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत कम होता है, बहुत हल्के से ही चुंबकित हो पाते हैं। ठीक, और ताप बढ़ाने पर क्या होता है, चुंबकन बढ़ता है और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने पर भी चुंबकन बढ़ता है। समझ में आया। अनुचुंबकीय पदार्थ में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब हम पेयर बनाए तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन हमारा बच जाए। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है चक्रण के कारण क्या होगा, उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। इसीलिए अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनके परमाणु में एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। तो इसीलिए ये जो परमाणु होते हैं एक छोटे से मैग्नेट की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें हम एटॉमिक मैग्नेट कहते हैं। लेकिन ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, मतलब ये अनियमित रूप से गति करते हैं पदार्थ के अंदर, इसलिए इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होगा, क्योंकि किसी एटम का इधर है, 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 किसी का ऐसे, तो जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य हो जाता है। ये कब है, जब हमने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया। लेकिन जब आप इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ये सारे एटॉमिक मैग्नेट्स क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में क्या होंगे, अलाइंड हो जाएंगे। लेकिन थर्मल एजिएशन के कारण ये जो अलाइनमेंट है ये थोड़ा सा क्या होता है, बिगड़ जाता है। इसीलिए अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत हल्के से ही चुंबकित हो पाते हैं और ताप बढ़ाने पर और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने पर क्या होता है, इनका जो चुंबकन है वो बढ़ जाता है। ठीक, अब लौ चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, लौ चुंबकीय पदार्थों में जो लौ चुंबकीय पदार्थ, इसमें आप डायग्राम देखिए, ये डोमेन्स बन जाते हैं। ये डोमेन्स क्या होते हैं, जो लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो एक तरीके से अनुचुंबकीय पदार्थ ही होते हैं, बस चुंबकन की तीव्रता का अंतर होता है ना। लौ चुंबकीय पदार्थ ज़्यादा होते हैं। तो लौ चुंबकीय पदार्थ में भी क्या होता है, प्रत्येक परमाणु एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है और उनका क्या है, वो चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो मानो जैसे ये परमाणु हैं, इन सब का अलाइनमेंट एक दिशा में, तो इस तरीके से यहाँ एक डोमेन बन गया। ऐसे यहाँ कुछ परमाणु इकट्ठे हुए, एटॉमिक मैग्नेट इकट्ठे हुए, उनका जो अलाइनमेंट है, उनकी जो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा वो एक दिशा में, तो ये एक डोमेन बन गया। तो इस तरीके से ये जो लौ चुंबकीय पदार्थ है उसमें म्यूचुअल रिएक्शंस के कारण ये क्या होती हैं, हमारे डोमेन्स बन जाती हैं और हर डोमेन में जो परमाणु की संख्या होती है वो 10⁻27 से लेके 10⁻21 होती है। ठीक, अब जैसे ये डोमेन है, इसका अलाइनमेंट इस दिशा में, ये डोमेन इसका अलाइनमेंट इस दिशा में, ये डोमेन मिला इसका अलाइनमेंट इस दिशा में। तो जब आप इसका नेट चुंबकीय आघूर्ण निकालोगे तो इसका नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो डोमेन्स हैं ये क्या है, और रैंडमली ओरिएंटेड है, मतलब ये अनियमित रूप से बिखरे हुए हैं, है ना। इसीलिए जो लोहे का टुकड़ा होता है
उसमें क्यों चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर जो डोमेन्स होते हैं ये एक ही दिशा में अलाइंड नहीं होते, बल्कि अलग अलग दिशाओं में अलाइंड होते हैं, और इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य हो जाता है। लेकिन जब हम इस लोहे के टुकड़े को क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वे क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। अब इसके दो रीज़न हैं। क्या रीज़न है? एक तो डोमेन्स की परिसीमाओं का क्या होता है, विस्थापन होता है, जैसे कि ये जो सीमा है वो बढ़ गई, इनकी सीमाएं छोटी हो गई। और दूसरा क्या है कि जो डोमेन्स होते हैं वो घूमकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अलाइंड हो जाते हैं। तो लोहे के चुंबक का, एक लोहे के टुकड़े का चुंबक बनना दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो लोहे डोमेन्स की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा, और दूसरा डोमेन्स के घूर्णन के द्वारा। अब इसमें क्या होता है, परिसीमाओं का विस्थापन कैसे होता है कि जो हम किसी लोहे के टुकड़े को वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वो डोमेन, जैसे कि ये 4 डोमेन्स बने हैं, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी ये है, इसकी ये, इसकी ये, ठीक। तो इस डोमेन की डायरेक्शन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो इसकी बाउंड्रीज़ का क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएंगी। बाकी डोमेन्स की जो बाउंड्रीज़ है वो कम हो जाएंगी। तो नेट जो आघूर्ण होगा वो इसके कारण इस दिशा में मिलेगा हमको। एक तो ये होता है। और दूसरा रीज़न क्या है, एक दूसरा तरीका क्या है कि सारे डोमेन्स घूम कर क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अलाइंड हो जाए। तो इस वाले पिक्चर में आप देख सकते हो बच्चों कि सारे डोमेन्स घूम कर क्या हुए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही अलाइंड हो गए। तो जो लोहे की जो चुंबकीय क्षेत्र होती है वो इन दो रीजन्स के कारण होती है। एक तो डोमेन्स की परिसीमाओं के विस्थापन के द्वारा, और दूसरा डोमेन के घूर्णन के द्वारा। लेकिन इसमें भी दो वो हैं कि अगर आपका जो आपने चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर लगाया है अगर वो वीक है, तो जो चुंबकन होगा वो डोमेन्स की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा होगा, ठीक। लेकिन अगर आपने जो वायु चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर लगाया है और अगर वो स्ट्रॉन्ग है ना, तो स्ट्रॉन्ग होगा तो घूर्णन के कारण होगा। तो अगर आप चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी लोगे तब भी इस जो घूर्णन के द्वारा जो लोहे का टुकड़ा हमारा चुंबक बना है वो जल्दी ही विचुंबकित नहीं हो पाएगा। अब अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में से हटा भी लोगे तब भी इसमें थोड़ी देर तक, कुछ समय तक चुंबकत्व का गुण शेष रह जाएगा। तो अगर वीक आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो तो जो चुंबकन होगा, जो लोहे का टुकड़ा चुंबक की तरह बनेगा, वो डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा बनेगा। और अगर आपने प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाया है तो जो चुंबक बनेगा लोहे का टुकड़ा वो डोमेन्स के घूर्णन के द्वारा बनेगा, और ऐसे जो चुंबक बनेगी वो क्या होगी, जल्दी ही विचुंबकित नहीं होगी, ठीक। अब डोमेन्स किसी परमाणु का विचुंबकित होना, मतलब हम ये चाहते हैं कि वो फिर से एक परमाणु बन जाए, तो किस पर डिपेंड करता है, इन डोमेन्स के अलाइनमेंट पर। अगर हम किसी तरीके से इनके, मान लो ये हमारा चुंबक बन गया, अगर हम इसका अलाइनमेंट फिर से बिगाड़ दें तो फिर से क्या होगा, फिर से लोहे का टुकड़ा बन जाएगा, है ना। तो इस अलाइनमेंट को बिगाड़ने के लिए या तो हम लोहे के टुकड़े को पीट सकते हैं और थोड़े से को पीटा जाए, या फिर उसको हम क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर गर्म करें, ठीक है। तो जब हम किसी लोहे के टुकड़े को जब हथौड़े से बहुत पीटते हैं या क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर गर्म करते हैं तो क्या होता है, इन डोमेन्स का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है। जो डोमेन्स है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो फिर से क्या होगा, नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाएगा। जब नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाएगा तो वो लोहे का टुकड़ा फिर से हमारा जो चुंबक थी फिर से हमारा लोहे का टुकड़ा बन जाएगी, यानी कि वो लोहे का टुकड़ा फिर से विचुंबकित हो जाएगा। तो लोहे जो चुंबक जो हम बनाते हैं उसको विचुंबकित करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम एक सॉलिनॉइड में रखकर उसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित किया जाता है और धारा का मान धीरे धीरे घटाकर शून्य किया जाता है। अब ये क्यों शून्य किया जाता है ये आगे बताएंगे। तो अगर आप किसी चुंबक को जो चुंबक आपने लोहे के टुकड़े को चुंबक में बदला है, अगर आप इसको किसी सॉलिनॉइड के अंदर रखकर और धारा का मान धीरे धीरे घटाते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो चुंबक है वो आपकी विचुंबकित हो जाएगी, मतलब उसमें चुंबकत्व का कोई भी गुण नहीं रह जाएगा, ठीक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा शैथिल्य धारणशीलता और निग्राहिता। ये क्या होती है बच्चों, देखो बच्चों मैंने यहाँ पर एक ग्राफ खींचा है। ये जो ग्राफ है ये हमारा I और H के बीच में मैंने खींचा है। तुम लोग को मैंने बताया भी था कि जब H का मान बढ़ता है, H हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और H क्या है, चुंबकन तीव्रता। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है तो I का मान भी बढ़ता है। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थों में ये जो ग्राफ मैंने बनाया, देखो ये बनाया OA ग्राफ, तो यहाँ आप देख सकते हो H का मान बढ़ने पर I का मान बढ़ तो रहा है लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ रहा, ये कर्व के रूप में बढ़ता है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तो होता है, लेकिन जो I का मान जो बढ़ता है वो लीनियरली नहीं बढ़ता। तो
जब हमारे आई और एच बदलेंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम और चुंबकशीलता म्यू वो भी क्या होगी, वो भी एच के साथ बदलेगी, है ना। क्यों बदलेगी? क्योंकि काई एम इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन एच। जब आपने आई बदल दिया, एच बदल दिया, तो काई एम क्या होती है हमारी चुंबकीय प्रवृत्ति भी बदल जाएगी, और म्यू बराबर क्या होता है, बी अपॉन एच, चुंबकशीलता भी बदल जाएगी, है ना। अब बच्चों अगर हम इस कर्व को ध्यान से देखें तो आप क्या देख रहे हो कि जब एच का मान शून्य है, हमने माना कि जो पदार्थ है वो इस जो पहले पदार्थ है वो हमारा ओ पोजीशन पर रखा हुआ है, और ये पूरी तरह कैसा है, अचुंबकित है, मतलब ये चुंबक की तरह व्यवहार नहीं कर रहा, ये एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आई भी ज़ीरो है और एच भी ज़ीरो है, ठीक। अब हमने क्या किया, एच का मान धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। जब एच का मान धीरे धीरे बढ़ता है तो चुंबकन प्रवृत्ति भी हमारी बढ़ती है, यानी आई का मान बढ़ता है, और एक कंडीशन आती है कि ये जो हमारा पदार्थ है वो ए पोजीशन में पहुंच जाता है, यानी कि मैग्नेटिक सैचुरेशन की पोजीशन में पहुंच जाता है। अब इसके बाद आप एच का मान चाहे कितना भी बढ़ा लीजिए, आई का मान नहीं बढ़ेगा। इस पोजीशन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन की पोजीशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एच के मान को कम करते हैं। जब हम एच के मान को कम करते हैं तो देखो बच्चों ये जो ग्राफ है ये क्या शो कर रहा है कि एच का मान हमारा कम हो रहा है, ठीक। तो जब एच का मान धीरे धीरे घट रहा है तो हम इस ग्राफ के थ्रू वापस आएंगे, ए बी सी ग्राफ के थ्रू वापस आएंगे, डी पॉइंट है, तो इस ग्राफ के थ्रू जब वापस आएंगे तो क्या होगा कि हम इसी जब एच के मान को हम घटाते हैं तो हम इसी जो ओ ए कर्व है इस पर वापस नहीं लौटते, हम एक नए कर्व ए बी पर वापस लौटते हैं, ठीक। और आप ये देख रहे हो कि बी पॉइंट पर पहुंचने पर, यहाँ पर पहुंचने पर एच का मान तो ज़ीरो हो गया, लेकिन आई का मान यहाँ ज़ीरो नहीं है, यहाँ आई की वैल्यू किसके बराबर है, ओ बी के बराबर, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर हमारी चुंबकन तीव्रता है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के पीछे है ना। तो इसे हम बोलते हैं पदार्थ की धारणशीलता। क्या आपने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र को ज़ीरो कर दिया, यानी कि लोहे के टुकड़े को हमने चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दिया, फिर भी उसके अंदर चुंबकत्व का गुण विद्यमान है, इसको हम बोलते हैं धारणशीलता, ठीक। इसका मतलब किसी और जो इसमें चुंबकत्व का गुण है उसे हम बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। मतलब जहाँ हम किसी लोहे के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद भी अगर उसमें चुंबकत्व का गुण बना रहता है तो उसे बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व, और इसे बोलते हैं पदार्थ की धारणशीलता। जो हमारी किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। तो धारणशीलता की परिभाषा क्या होगी, किसी पदार्थ की धारणशीलता चुंबकत्व की वह माप है जो कि चुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर भी पदार्थ में बची रहती है, ठीक। किसी पदार्थ की धारणशीलता चुंबकत्व की वह माप है जो चुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर भी, यहाँ पर हमने बी को हटा लिया, यहाँ पर हमने एच को हटा लिया, है ना, यानी कि चुंबकन क्षेत्र को हटा लिया, तब भी उसके अंदर पदार्थ में वो बची रहती। तो जो ओ बी है ये क्या है, इसकी हमारी धारणशीलता, ठीक। अब उसके बाद क्या किया, हमने एच का मान और कम करना शुरू किया और हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। जब एच का मान आप कम कर रहे हो तो क्या हो रहा है, आई का मान घट रहा है और बी सी के अकॉर्डिंग घट रहा है ना। और कुछ समय के बाद ये जो एच का मान है ये हमारा ओ सी के बराबर होगा। ये वैल्यू ये हमारी क्या है, ये वैल्यू हमारी ओ सी है, तो एच की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या होगी, ओ सी के बराबर होगी। तो यहाँ इस सी पॉइंट पर हमारा क्या हुआ, आई का मान ज़ीरो हो गया। मतलब हमने चुंबकन क्षेत्र का मान जब निगेटिव करना शुरू किया तो कुछ समय के बाद उसकी चुंबकन तीव्रता, उस पदार्थ की चुंबकन क्षेत्र तीव्रता कम हो गई, यानी कि उसके अंदर से चुंबकत्व का गुण एकदम खत्म हो गया। इसे हम बोलते हैं निग्राहिता, ठीक। किसी पदार्थ की निग्राहिता क्या होती है, किसी पदार्थ की निग्राहिता उस उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होती है जो पदार्थ के चुंबकत्व को ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए। यहाँ पर इसका चुंबकत्व खत्म हो गया, तो ये जो एच की नेगेटिव वैल्यू है इसे हम बोलते हैं निग्राहिता, ठीक। तो किसी पदार्थ की निग्राहिता उस उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र की माप है जो पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए चाहिए। तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है बच्चों। धारणशीलता की डेफिनेशन क्या है कि किसी पदार्थ की धारणशीलता उस चुंबकत्व की माप है, यहाँ पर एच की वो वैल्यू जिसके लिए चुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर भी पदार्थ में बचा रहता है, उसे हम धारणशीलता कहते हैं।
ठीक। किसी पदार्थ की धारणशीलता चुंबकत्व की वह माप है जो चुंबकन क्षेत्र हटा लेने पर भी पदार्थ में बचा रहता है। निग्रायता क्या होती है? किसी पदार्थ की निग्रायता उस उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र की माप है जो अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए हमें चाहिए। ठीक। ये जो वैल्यू थी OB, ये हमारी क्या है? धारणशीलता। और जो OC, ये हमारी क्या है? ये हमारी निग्रायता है। ठीक। अब इसके बाद तुम्हारा आता है कि चुंबकीय शैथिल्य क्या होता है बच्चों। अब आपने अभी इसमें देखा बच्चों कि जब हम H का मान कम करते जाते हैं तो जो हमारा पदार्थ रिवर्स में निकलता तो है, लेकिन ABCD इस कर्व में होकर वो वापस आता है। और जब H का मान आप और निगेटिव करते जाते हो तो क्या होता है कि ये जो हमारा पदार्थ फिर से हमारा मैग्नेटिक सैचुरेशन की पोजीशन में आता है, और ये पोजीशन हमारी क्या है? D। ठीक। जब हम H के मान को और रिवर्स करते जाते हैं तो क्या होता है? पदार्थ हमारा क्या होता है? विपरीत दिशा में चुंबकित होने लगता है। नेगेटिव पॉइंट क्या शो कर रहा है कि पदार्थ हमारा चुंबकित तो हो रहा है लेकिन विपरीत दिशा में, और ये हमारा फिर से मैग्नेटिक सैचुरेशन की कंडीशन में आ जाता है। ठीक। अब हम H के मान को बढ़ाएंगे फिर से, तो क्या होगा? H के मान को हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे तो फिर से हमारा हमको ये कर्व मिलता है DEFA। पदार्थ हमारा इस कर्व को फॉलो करता हुआ फिर से हमारा क्या होता है? वो शून्य की तरफ चलने लगता है। मतलब जब आप H की वैल्यू को नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव की तरफ लेके आते हो, जो पदार्थ है हमारा फिर से DEFA कर्व में चलने लगता है। तो बच्चों आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि B पॉइंट पर और E पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट्स पर हमारा क्या हो गया? H का मान 0 हो गया। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स पर जो पदार्थ के अंदर आपने चुंबकन क्षेत्र को यहाँ पर क्या कर दिया? शून्य कर दिया। तब भी हमारा जो पदार्थ है उसके अंदर चुंबकत्व का गुण रहता है। मतलब आप पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र से बाहर भी निकाल लोगे तब इन दोनों केसेस में तब भी उसके अंदर चुंबकत्व का गुण रहता है, और इसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। ठीक। अब ये जो कर्व बंद कर्व है, आपने बंद कर्व कौन सा बनाया? ABCDEFA। इस बंद कर्व को हम बोलते हैं शैथिल्य लूप, है ना। इस लूप में आपने क्या देखा? इस लूप में हमारा जो पदार्थ होता है, जो H का मान क्या होता है, हम उसको पहले मैक्सिमम वैल्यू से या पॉजिटिव वैल्यू से क्या करते हैं? शून्य की तरफ लेकर जाते हैं, और शून्य से फिर उसे हम पॉजिटिव वैल्यू की तरफ लेकर आते हैं। तो इस लूप को, इस पूरे काम में जो हमारा जो लूप बनता है, इस लूप को बोला जाता है शैथिल्य लूप। और इस शैथिल्य लूप क्या शो करता है? ये शैथिल्य लूप I के चेंज को, कि I का मान जो चुंबकन तीव्रता है वो हमारी कैसे चेंज होती है, इसको वो शो करता है। ठीक। अब इसमें जो चुंबकन की, अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जब H का मान 0 था तो I की वैल्यू 0 नहीं थी, है ना। यानी कि जो चुंबकन तीव्रता है वो H से क्या हो गई? पीछे रह गई, वो 0 नहीं हो पाई। इसको हम बोलते हैं चुंबकीय शैथिल्य। इसे हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय शैथिल्य। कि जो चुंबकन क्षेत्र के मान में परिवर्तन करने पर, यानी कि H के मान में परिवर्तन करने पर जो चुंबकन तीव्रता I है वो H से क्या होती है? पीछे रह जाती है। मतलब जो I का मान है वो 0 नहीं हो पाता। इसको हम बोलते हैं चुंबकीय शैथिल्य। ठीक। तो चुंबकीय शैथिल्य की परिभाषा क्या होगी? कि चुंबकन क्षेत्र B के मान में परिवर्तन करने पर पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I चुंबकन क्षेत्र से पीछे रह जाती है, उसे चुंबकीय शैथिल्य कहते हैं। अब शैथिल्य हानि क्या होती है बच्चों? देखो, अगर हम इसमें देखें, ये एक आपका डायग्राम ये दिया हुआ है, इसमें हमने कई सारे ये शैथिल्य लूप बनाए हैं। तो इसमें आप ये देखते हो कि जब बच्चों हम किसी पदार्थ को चुंबकित करते हैं तो चुंबकित कब होता है? जब चाहते तो उसके डोमेन्स क्या हो? सारे डोमेन्स आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अलाइंड हो जाए। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि मान लो ये है, इसके 4 डोमेन है, और अगर ये चारों डोमेन एक ही दिशा में अलाइंड हो जाए तब ये लोहे का टुकड़ा हमारा क्या होगा? चुंबक बन जाएगा। या फिर क्या हो कि एक डोमेन की बाउंड्री तो बढ़ जाए और बाकी डोमेन्स की बाउंड्री कम हो जाए, तब ये हो जाता है ना। तो इन दोनों के कारण क्या होता है? जो हमारे जो लोहे का टुकड़ा है वो चुंबक बन जाता है। तो इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में चुंबकन क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाता है, और वो कार्य उस चुंबक में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और
जब आप चुंबकन क्षेत्र को घटाते हो यानी कि बी के मान को कम करते हो, जैसे कि इस लूप में आप क्या कर रहे हो, बी के मान को जब कम करते जाते हो तो क्या होता है कि जब यहाँ पर इस पॉइंट पर जब एच की वैल्यू ज़ीरो है तो आई की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो नहीं होती, मतलब उस लोहे के टुकड़े के अंदर कुछ ना कुछ चुंबकत्व का गुण रह जाता है। और इस समय जो ऊर्जा उस चुंबक के अंदर स्टोर थी, जब आपने चुंबक बनाते समय उस लोहे के टुकड़े के अंदर जो ऊर्जा स्टोर की थी, जो आप उसे विचुंबकित कर रहे हो तो उतनी ऊर्जा हमको वापस नहीं मिलती। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोहे के टुकड़े को चुंबक में बदल रहे हैं तो हमने कुछ कार्य किया, वो इसके अंदर क्या हुआ, ऊर्जा के रूप में स्टोर हुआ। और जब हम इस चुंबक को फिर से लोहे का टुकड़ा बना रहे हैं तो हमें वो ऊर्जा वापस मिलनी चाहिए, लेकिन हमें वो पूरी ऊर्जा वापस नहीं मिलती, ऊर्जा का कुछ ना कुछ लॉस होता है, उसे हम बोलते हैं शैथिल्य हानि। ठीक, और उसका मान हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो शैथिल्य लूप है अगर आप इसका एरिया निकाल लें तो इसका जो एरिया होगा वो एकांक आयतन में होने वाली शैथिल्य हानि को बताएगा। ठीक, तो शैथिल्य जो लूप है आप इस लूप के एरिया को निकाल कर एकांक आयतन में होने वाली शैथिल्य हानि को निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास कई सारे मटेरियल्स हैं, उनके अगर इन लूपों को कंपेयर करें, है ना, तो जिसका क्षेत्रफल कम होगा वो पदार्थ सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब उसके अंदर हिस्टेरेसिस लॉस है, चलिए यानी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर के कोड बनाने में या डायनमो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस ग्राफ को देखकर, इस IH ग्राफ को देखकर आप ये पता कर सकते हो कि किस पदार्थ की शैथिल्य हानि हमारी कम है और उसको हम किस काम में ला सकते हैं।